नमस्कार, मेडिटॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित पराशर, जो कि दिल्ली में फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। न्यूरो सर्जन के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है डॉक्टर अमित। जयपुर में अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। सरकार की तरफ से भी कई इनको सर्टिफिकेट अवार्ड मिल चुके हैं इस क्षेत्र में। तो बात करते हैं आज डॉक्टर अमित पराशर से। जी अमित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमित जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप, नर्व से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, तो किस तरह की बीमारियां होती है, क्या क्या इसमें तकलीफ़ें होती हैं, ये सबसे पहले आप बताएं। देखिए, न्यूरोलॉजिकल जितनी भी परेशानियां होती हैं उन सभी परेशानियों में सिर्फ दो ही सॉल्यूशन होते हैं। या तो उसको न्यूरो फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक किया जाए या फिर उसको न्यूरो सर्जरी के थ्रू ठीक किया जाए। सर्जरी में कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो ऑपरेट कराने से डरते हैं। कई पेशेंटों की संभावनाएं होती हैं कि ऑपरेट कराने के बाद कहीं पैरालिसिस हो सकती है, स्लिप डिस्क की समस्याएं हैं, सियाटिका की समस्याएं हैं और भी कई सारी रीढ़ की हड्डी की बीमारियां होती हैं जो कि फिजियोथेरेपी से पूर्ण रूप से ठीक हो सकती हैं और बिना किसी ऑपरेशन के। न्यूरो के केसेस में कई सारी परेशानियाँ होती हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क है, सियाटिका है, रीढ़ की हड्डी की कई सारी तमाम बीमारियाँ होती हैं जिसका लोग ऑपरेशन से इलाज समझते हैं, लेकिन उसका ऑपरेशन के बिना भी हम फिजियोथेरेपी से पूर्ण रूप से इलाज कर सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से सफल भी है। जिस तरह से अगर रीढ़ की हड्डी में लोग बोलते हैं कि स्लिप डिस्क की समस्या होती है, ये रीढ़ की हड्डी कुछ इस तरह से होती है, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, दो बोन्स के बीच में एक सॉफ्ट रीजन ये होता है, ये डिस्क होती है। जब भी उसकी किसी पेशेंट की स्लिप डिस्क होती है तो ये डिस्क पीछे की तरफ थोड़ा खिसक जाती है और आगे की तरफ इस नर्व को कंप्रेस कर देती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी नसें खुली हुई हैं और यहाँ पे ये जो नस है ये दबी हुई है। इस नस के दबे होने की वजह से पेशेंट के पैर में दर्द जाता है, अगर यही नस गर्दन में दबती है तो उसके हाथ में दर्द जाता है। अब इसको ऑपरेट कंडीशन में यहाँ से बोन को काट के इसको बाहर निकाला जाता है, जो कि न्यूरो सर्जन वर्क करते हैं। लेकिन न्यूरो फिजियोथेरेपी में सिर्फ एक्सरसाइज से और कुछ फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट से, सर्वाइकल ट्रैक्शन है, लंबर ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन थेरेपी से, जिससे थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करके इस नर्व को बाहर निकाला जाता है और ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। कई सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे भी आते हैं पेशेंट्स के लिए कि पेशेंट को सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, वोमिटिंग की फीलिंग हो रही है, कई डॉक्टर उसको देख रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं, लेकिन उसका पूर्ण रूप से उसको निदान नहीं मिल पा रहा है। सर्जरी कराने के लिए पेशेंट इंटरेस्टेड नहीं है, पेशेंट सर्जरी से काफ़ी डरते हैं कि कहीं पैरालिसिस की प्रॉब्लम ना हो जाए या कोई और बड़ी समस्या ना हो जाए। उस कंडीशन में फिजियोथेरेपी के थ्रू हम पूरी तरह से पेशेंट को ठीक कर सकते हैं और ये एकदम सेफ है। जी जी, डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अभी सर्जरी के बिना भी इलाज संभव है, लेकिन आमतौर पे धारणा मानी जाती है कि सर्जरी से ही पुख्ता इलाज, जिसे कहते हैं परमानेंट इलाज, संभव होता है। अगर न्यूरो सर्जरी से, न्यूरो थेरेपी से परमानेंट इलाज नहीं हो पाता, तो क्या ये धारणा सही है या मिथ्या धारणा? नहीं, ये धारणा पूरी तरह से गलत है। जो फिजियोथेरेपी से पेशेंट ठीक होते हैं वो पूर्ण रूप से ठीक होते हैं, जबकि सर्जरी अगर होती है तो उस रीजन पे लोकलाइज वहाँ पेन रह जाता है। उसके बाद भी फिजियोथेरेपी पेशेंट को रिकमेंड की जाती है, जिससे कि वो पेशेंट फिजियोथेरेपी लेता है और उस पेन को ठीक करता है। अगर उस कंडीशन में हम उसको स्टार्टिंग में सर्जरी ना दें, सिर्फ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दें, तो वो फिजियोथेरेपी से ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। जी, तो इस थेरेपी में कितना समय लगता है एक मरीज को? बीमारी के हिसाब से लगता है या कितने टाइम पीरियड चाहिए होता है? जो स्लिप डिस्क की समस्या होती है उसमें लगभग 3 हफ्ते लग जाते हैं जी। 3 हफ्ते। अगर यही प्रॉब्लम गर्दन में है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की, तो वो हफ्ते 10 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है अर्थराइटिस में है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे क्या है अर्थराइटिस और कितनी गंभीर बीमारी हो सकती है और किस तरह से इसका इलाज संभव? अर्थराइटिस बहुत ही गंभीर बीमारी है। अर्थराइटिस को पुराने लोग, बुजुर्ग लोग जिस तरह से बोलते थे कि गठिया बाई की समस्या हो गई, ये वही समस्या है, गठिया बाई की समस्या। लेकिन इसको अभी काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आ रही है इससे रिलेटेड। अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी जॉइंट होता है वो पेन करना स्टार्ट कर देता है। जॉइंट पेन धीरे धीरे स्टार्ट होता है, उसके बाद वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन काफ़ी आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, जॉइंट काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं जॉइंट और वो बहुत ज़्यादा पेन करने लगते हैं। अब उस कंडीशन में अर्थराइटिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि स्मॉल जॉइंट्स में होती है, लाइक फिंगर में जो पेन होता है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से होता है। एक होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस, जिसके केसेस अराउंड 80% पाए जाते हैं। अर्थराइटिस में भी अगर केसेस हैं तो 80% ऑस्टियो अर्थराइटिस के केसेस मिलेंगे आपको,
20% मिलेंगे आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस स्मॉल जॉइंट्स में होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस लार्ज जॉइंट में होती है। लार्ज में हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं इसके अंदर। जनरली पेशेंट्स में क्या होता है कि 40 प्लस की एज के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी शुरू हो जाती है, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के बाद साइड वाले ये जो कार्टिलेज हैं ये टूटने लगते हैं। ये हम देख रहे हैं, नी का स्ट्रक्चर है, नी का मॉडल है, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, दोनों बोन्स के बीच में साइड में लिगामेंट्स लगे हुए हैं जिसको यहाँ पे ये रोके हुई है। लिगामेंट एज इट इज रहते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो बीच वाला आप कलरफुल फ्लूइड देख रहे हैं, फ्लूइड खत्म होने लगता है, बाहर निकलने लगता है, और एक स्थिति आ जाती है कि बोन को उस तरह टच करने लगती है। इस टच करने की कंडीशन में डॉक्टर का सजेशन ये होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन का, कि सिर्फ सर्जरी से ही इसका उपचार है, जबकि उसको भी फिजियोथेरेपी के थ्रू पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। इसके शुरुआती दौर लक्षण होते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में काफ़ी तकलीफ रहना, नीचे बैठ के उठने में काफ़ी दर्द रहना, इंडियन टॉयलेट में ना बैठ पाना, वो काफ़ी दर्द रहना, सुबह उठने के समय काफ़ी जकड़न रहना, काफ़ी पेनफुल रहना। तो ये सारी समस्याएं एक्सरसाइज से और फिजियोथेरेपी से पूरी तरह ठीक हो सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो नी प्रॉब्लम होती है, घुटनों में दर्द, सूजन वगैरह, तो क्या बारिश का मौसम चल रहा है, ये भी जानना चाहेंगे हम कि क्या बारिश के मौसम में ये तकलीफ और बढ़ जाती है? वेदर का फैक्टर पड़ता है इस कंडीशन में। अगर वेदर थोड़ा इस तरह का हो जाता है तो वेदर में सारे जॉइंट्स पेनफुल स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कहीं कोई पुरानी चोट भी लगी हुई है, कोई फ्रैक्चर भी हुआ है, वो भी पेनफुल स्टार्ट हो जाता है, और वेदर का इस रीजन पे फ़र्क पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, एक न्यूरो सर्जरी है, एक आपने बताया कि जो मानसिक रूप से अक्षम जो बच्चे होते हैं, क्या उसका भी न्यूरो सर्जरी से या न्यूरो फिजियोथेरेपी से उनका इलाज संभव है? न्यूरो सर्जरी से तो उसका कुछ भी इलाज नहीं होता, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल अनफिट होते हैं और डिलेड अनफिट होते हैं। जब तक वो पैदा होते हैं तभी से अनफिट होते हैं। तो उसको सिर्फ मेडिसिन के थ्रू हम इतना रिकवर कर सकते हैं कि ब्रेन के अगर कुछ पार्ट में वीकनेस है तो उस वीकनेस को थोड़ा हम ठीक कर दें, लेकिन उसको हम पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। उसके हाथ पैरों में कुछ समस्याएं हैं, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग है, चल फिर नहीं सकता, डिफ़िकल्टी स्टैंडिंग है, सिटिंग है, बैठ नहीं सकता, वो सारी समस्याएं फिजियोथेरेपी से और एक्सरसाइज से पूर्ण रूप से ठीक हो जाती हैं। जिसमें सबसे बड़ी बीमारी होती है सेरेब्रल पाल्सी, जो काफ़ी ही भयानक और बड़ी बीमारी बोल सकते हैं आप, जिसके अंदर बच्चा चल फिर नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, बोल नहीं पाता, हाथ पैर टेढ़े होते हैं, मुंह से लार गिरती है बच्चे के। तो उन सारी समस्याओं के लिए अगर हम किसी भी डॉक्टर को दिखाते हैं तो फिजियोथेरेपी ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी के अलावा इस चीज़ का और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। जी, तो क्या जिस तरह से आपने बताया चलने फिरने में जो अक्षम होते हैं तो उनका फिजियोथेरेपी से उनका इलाज संभव है? हाँ, फिजियोथेरेपी से उन बच्चों का पूर्ण रूप से इलाज संभव है। जी डॉक्टर साहब, एक पैरालिसिस के बारे में और जानना चाहेंगे हम कि पैरालिसिस का अटैक काफ़ी भयानक होता है जिसके, तो क्या उसका फिजियोथेरेपी में है इलाज? देखिए, पैरालिसिस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके एक साइड को, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड को पूरी तरह सुन्न कर देती है। अगर हम इस फिंगर को भी 1 महीने के लिए सीधा रख दें तो 1 महीने के बाद ये फिंगर बैंड नहीं होगी, सीधा हो जाएगी एकदम, ये बिल्कुल मुड़ेगी नहीं। तो पैरालिसिस कंडीशन में अगर पूरी बॉडी एक तरफ से पैरालिसिस हो जाती है तो उस समय अगर हम उसका फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं उसका, तो वो पूरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी और पेशेंट ना ही कभी खड़ा हो पाएगा, ना ही कभी चल पाएगा, ना ही कभी बोल पाएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी पेशेंट के लिए। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछनी थी, क्या जो आपने बताया घुटनों में दर्द और पैरालिसिस का, तो क्या किसी उम्र वर्ग विशेष में ये बीमारी होती है या किसी भी उम्र में हो सकती है? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो 40 प्लस के बाद ही स्टार्ट होती है, क्योंकि 40 प्लस के बाद ही कमजोरियाँ स्टार्ट होती हैं। फीमेल्स के अंदर आफ्टर मीनोपॉज ये सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं। जब भी उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तभी इन बीमारियों की शुरुआत होती है। 40 वर्ष के बाद मैं ये सजेशन देता हूँ हर किसी युवक को, आइदर मेल और फीमेल, चाहे वो युवा हो या फीमेल हो, हर किसी को एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर 10 से 15 मिनट निकालना चाहिए दिन में, रेगुलर वॉकिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो अपने लाइफ को एक तो शॉर्ट कर रहे हैं और अपने जॉइंट्स को शॉर्ट कर रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहेंगे। खान पान का भी कुछ फ़र्क पड़ता होगा इसमें? खान पान का, अगर आप मतलब अच्छा फूड लेते हैं, अच्छा हाइजीनिक फूड लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं, तो 45 के बाद स्टार्ट हो जाएगा। हार्डली 4 to 5 ईयर्स का फर्क पड़ता है, लेकिन एक एज फैक्टर के बाद पेन तो होना स्टार्ट हो ही जाएगा। हेरिडिटी का बहुत बड़ा फैक्टर आता है। अगर आपके माता पिता को ये बीमारी है तो बच्चों को अवश्य होगी। मेडिटॉक्स में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर अमित पराशर से हमारी बातचीत जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अमित पराशर से, जो कि जयपुर के एक जाने माने न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे हम जोड़ों के दर्द की, घुटनों के दर्द की। तो आपने बताया कि थोड़ी बहुत सावधानी से इस बीमारी से बचा जा सकता है। बारिश वगैरह में थोड़ी बहुत ये दिक्कतें ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर साहब, हम यहाँ जानना पाएंगे, कॉमन बीमारी होती है हाथ पैरों का सुन्नपन, तो इस बीमारी का क्या इलाज है? देखिए, हाथ पैरों का सुन्नपन जो समस्या होती है वो भी एक एज फैक्टर की बाद ही होती है, जो कि 30 के बाद स्टार्ट हो जाती है। फीमेल्स में 25 के बाद स्टार्ट हो जाती है, मेल में 30 के बाद स्टार्ट हो जाती है। इस समस्या में जो लोग कंप्यूटर पर ज़्यादा वर्क करते हैं उनके हाथों में सुन्नपन रहता है। जो लोग प्रॉब्लम ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग जिनका ज़्यादा रहता है, उनका पैरों में सुन्नपन स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में पैरों के अंदर और हाथों के अंदर एक नस का दबाव शुरू हो जाता है। उस नस के दबाव के लिए एक टेस्ट कराते हैं, NCV टेस्ट, जो कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी होता है, जिसमें वो प्रॉपर नर्व का पता लगता है कि कौन सी नर्व कंप्रेस है, और उस नर्व के कंप्रेशन जहाँ पे होता है उसको रिलीज़ करते हैं ट्रीटमेंट से, एक्सरसाइज से, नर्व स्टिमुलेशन से। फिजियोथेरेपी में का ही पार्ट है नर्व स्टिमुलेशन, जिससे वो सुन्नपन खत्म हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक ब्रेन फीवर होता है, तो ये इस ब्रेन फीवर के बारे में जानना चाहेंगे। ब्रेन फीवर होता है तो इससे बच्चे का विकास भी रुक जाता है जी। तो ब्रेन फीवर क्या सिर्फ बच्चों में ही होता है, बड़ों किस उम्र वर्ग में होता है, और कितनी खतरनाक बीमारी है ब्रेन आप फीवर? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। बच्चों के लिए बचपन में काफ़ी फीवर हो जाता है, जो कि पेरेंट्स बच्चों में ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि छोटा मोटा बुखार है और ये अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर नॉर्मल किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं। कोई न्यूरो का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होता है और बच्चे का फीवर चलता रहता है। जब तक मेडिसिन का इफेक्ट रहता है तब तक वो फीवर ठीक रहता है। जैसे ही मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो जाता है, फीवर दोबारा शुरू हो जाता है। ब्रेन के अंदर अपना एक बैरियर होता है जिसको बोलते हैं BQ, ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर तक वो फीवर नहीं पहुंचा है तब तक तो बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। अगर वो फीवर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर चुका है तो बच्चे के साथ में काफ़ी सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। बच्चे की होल बॉडी पैरालिसिस हो सकती है, बच्चे को दिमाग के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, बच्चे का दिमाग अविकृत हो सकता है, काफ़ी सारी परेशानियां बच्चे को हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को काफ़ी सावधानियां उठानी पड़ सकती हैं। जी जी। तो इसमें शुरुआती दौर में अगर इस फीवर का पता चलता है तो किस तरह से इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन में रखनी चाहिए? प्रिकॉशन में बच्चे को सिर्फ ठंड वाली जगह पे ना ले जाएं, बच्चे को ठंड वाला कुछ खाना भी ना खिलाएं, और बच्चे का काफ़ी केयर करें, बच्चे को हाइजीनिक रखें उस चीज़ के लिए, और अच्छे डॉक्टर के अंडर में आप उसका ट्रीटमेंट लें, जिससे कि आप उससे बच सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, एक कॉमन बीमारी एक और है, गर्दन और कमर में दर्द रहता है। आजकल काफ़ी देखने में आया है कि 40 से ऊपर उम्र होते ही गर्दन और कमर में दर्द काफ़ी आम बात हो गई है। तो क्या इसका कुछ इलाज है? ये पूर्ण रूप से ठीक होने वाली बीमारियां हैं। गर्दन और कमर के दर्द की जो परेशानियां हैं वो ओवर यूज ऑफ नेक जॉइंट, ओवर यूज ऑफ बैक जॉइंट से स्टार्ट होती है। जो लोग कंप्यूटर पे सिटिंग ज़्यादा करते हैं उनको गर्दन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जो लोग रिटर्न वर्क ज़्यादा करते हैं उनको गर्दन की प्रॉब्लम की स्टार्ट हो जाती है। शुरुआती दौर में तो गर्दन का दर्द ही रहता है, लेकिन बाद में ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बन जाता है। ये आजकल परेशानियाँ स्टूडेंट में भी स्टार्ट हो जाती हैं। 12-13 साल के बच्चे होते हैं, सिर्फ स्टडी करने की वजह से, पढ़ाई करने की वजह से, काफ़ी देर गर्दन झुका के स्टडी करने की वजह से उनको ये परेशानी शुरू हो जाती है। कमर की दर्द की परेशानी, काफ़ी देर तक 2 व्हीलर ड्राइविंग करना, मोस्टली फीमेल्स में घर के सारे काम जो करती हैं खड़े होके करती हैं, पूरे दिन रेस्ट ना करना और काफ़ी कमर झुकाने वाला काम करना, जबकि कुछ सावधानियों से इन सबसे बचा जा सकता है। जिस तरह अगर हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद हम गर्दन उठा के पानी ना पिएं। अगर हम गर्दन उठा के पानी पीते हैं तो उससे हमारी गर्दन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। मोटा तकिया नहीं लगाना है, पतला तकिया यूज़ करना है। सॉफ्ट मैट्रेस तो कभी यूज़ करना ही नहीं है, ना ही नॉर्मल पर्सन को, ना ही किसी डिजीज़ वाले पर्सन को। हमको हार्ड मैट्रेस ही यूज़ करना है, और इसके लिए जब भी बेड से उठना है करवट लेके ही उठना है, जिससे हम गर्दन और कमर की परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल सी बीमारी है, मोच आ जाती है, तो उसका आमतौर पर देखा गया है कि घर में ही थोड़ा उसका इलाज कर लेते हैं। तो क्या ये भी कोई बीमारी है? क्योंकि इसको अमूमन बीमारी के तौर पर नहीं लिया जाता मोच को। तो मोच आ जाती है, चलने से भी दर्द हो जाता है एड़ी में, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए और क्या कितनी खतरनाक बीमारी है? देखिए, मोच की जो समस्या है वो एंकल स्प्रेन होता है। अपने जो भी जॉइंट होता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर इस तरह के ये लिगामेंट्स पाए जाते हैं जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से रोक के रखते हैं। इसी तरह एंकल पे भी यहाँ पे लिगामेंट होते हैं, ये लिगामेंट टूट जाते हैं उस कंडीशन में। जब ये लिगामेंट वहाँ से टियर हो जाते हैं या खिंच जाते हैं तो दर्द शुरू हो जाता है। तो एंकल स्प्रेन के लिए सबसे जो बेहतर उपाय है वो सिर्फ रेस्ट ही है,
कि हम पूरा बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें। उसके साथ में जो लोकलाइज्ड पेन है, मस्कुलर पेन है, उसके लिए फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है, लेजर थेरेपी होती है, जिसके थ्रू हम मोच को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं और भविष्य में वो कभी दर्द नहीं करेगी। आपने जो अभी पूछा था चलने में एड़ी में दर्द होना, ये प्रॉब्लम मोस्टली फीमेल्स को होती है, ओवर वेट की वजह से होती है। जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है, मोटापा ज़्यादा होता है, उनकी एड़ी के अंदर एक हड्डी बढ़ जाती है और जब भी सुबह सो के उठते हैं, वो सोने के उठने के बाद जब भी पहला स्टेप रखते हैं तो वो एड़ी के अंदर हड्डी चुभती है और दर्द करती है। जैसे जैसे चलना होगा वैसे वैसे वो पेन स्टार्ट हो जाएगा और पेन इतना सीवियर हो जाएगा कि आपको चला भी नहीं जाएगा। उसके लिए डॉक्टर सोल के स्लीपर आते हैं, वो यूज़ करना है, जिसमें हाई हील होगा और सॉफ्ट होगा, जिससे और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से उसको ठीक किया जा सकता है। जी, आपने भी कहा कि जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है उनमें एड़ी में दर्द रहना लगता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, तो क्या मोटापे का भी कोई सोल्यूशन है, कोई समाधान है इस? देखिए, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कभी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ 5 बीमारियों को साथ में लेके आता है, जो कई सारी बीमारियों के शुरुआत करता है मोटापे के साथ ही। मोटापे के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारी बॉडी को किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमारी बॉडी को 5 कंटेंट्स की ज़रूरत है, जो कि हैं प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। अब इसके अंदर अगर हम 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हम कभी भी ना लें, 2 साल तक ना लें, तब भी हमारी बॉडी फिट रहेगी, वो है कार्बोहाइड्रेट और फैट। 3 चीज़ों को हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट उबले हुए आलू के अंदर होता है, अगर हम उबला हुआ आलू ना लें या ऑयली चीज़ कुछ भी ना लें तो हमारा बॉडी काफ़ी फिट रहेगी। जबकि प्रोटीन दाल के अंदर है, मिनरल्स दूध दही के अंदर है, इन सबको रेगुलर लेने से हम अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। मोटापे को कम करने के लिए दूसरी चीज़ ये है कि हम अपनी डाइट को 2 या 3 बार में ना लेके 2-2 घंटे के या 3-3 घंटे के अंतराल से लें। अगर हम 2-3 घंटे के अंतराल से डाइट को लेंगे तो हम अपने मोटापे को काफ़ी बचा सकते हैं, मोटापे को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। और जब भी हम डिनर करते हैं, सबसे ज़्यादा जो मोटापा बढ़ता है वो लंच के बाद और डिनर के बाद ही बढ़ता है, कि हम खाए और खाने के बाद हम सो गए, तो सारा जो हमने इंटेक लिया वो सारा फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि क्या होना चाहिए कि हमको हैवी इंटेक लेने के बाद हैवी वर्क करना चाहिए, जिससे कि वो डाइजेस्ट हो सके। तो लंच बहुत लाइट लेना चाहिए, डिनर के अंदर हमको सिर्फ सैलेड लेना चाहिए, वीक में 3 टाइम। अगर हम सैलेड लेते हैं तो हम उस मोटापे से बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छी बात बताई आपने। सैलेड लेना चाहिए डिनर में ज़्यादा से ज़्यादा, और खाना खाने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, एकदम सोना नहीं चाहिए, इससे मोटापा रुक सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक जोड़ों में पानी आने की भी समस्या देखी गई है, तो क्या है ये बीमारी? ये है जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, बेसिकली अंदर इंटरनल फ्लूइड भर जाता है। हर जॉइंट के अंदर फ्लूइड होता है, लेकिन उस फ्लूइड के अंदर काफ़ी ओवर फ्लूइड हो जाता है। जॉइंट के अंदर ओवर फ्लूइड होने का जॉइंट काफ़ी फूल जाता है, जितना ये जॉइंट है इसका 4 टाइम बड़ा हो जाता है जॉइंट। तो उस कंडीशन में हम एक्सरसाइज से उस फ्लूइड को कम कर सकते हैं, कुछ हम आइसिंग से, बर्फ़ लगाने से उस फ्लूइड को कम कर सकते हैं, और काफ़ी सीवियर कंडीशन में इंजेक्टेबल करके उसको हमें सक्शन करना पड़ता है, जिससे उस फ्लूइड को बाहर निकालना होता है। जी डॉक्टर साहब, एक हड्डी टूटने की भी समस्या होती है कि आमतौर पर एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी टूट गई, या चलने फिरने में गिर गया बच्चा, या कोई भी हड्डी टूटने की समस्या है, तो क्या उसका भी इस थेरेपी में इलाज है? देखिए, अगर हड्डी टूट जाती है तो हड्डी टूटने के बाद तो प्लास्टर ही उसका एक सॉल्यूशन होता है कि हम उसका प्रॉपर प्लास्टर लगवाएं, जिससे कि हड्डी पूरी जुड़ जाए। और हड्डी जुड़ने के बाद जो डिफ़िकल्टी होती है, पेन होता है या स्टिफनेस होती है, उस चीज़ को हम एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद का प्रोसीजर है। ऑपरेशन की ज़रूरत भी सिर्फ 5% केसेस में पड़ती है, 95% केसेस विदाउट ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मांसपेशियों में ताकत लाने के लिए भी हम आपसे कुछ पूछेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है आजकल, क्योंकि वर्कलोड इतना है, तो मांसपेशियों में ताकत लाने के लिए क्या उपाय? देखिए, जितनी भी बीमारियां शुरू होती हैं, जो मैंने आपको बताया, स्लिप डिस्क है, आर्थराइटिस है, बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, इन सभी बीमारियों की शुरुआत सिर्फ मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से ही होती है। अगर आपकी मांसपेशियों में इतनी ताकत होगी कि वो आपके वर्कआउट को, आपके वर्कलोड को सहन कर सकें, तो कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ना ही कभी कमर में दर्द होगा, ना ही कभी गर्दन में दर्द होगा, ना ही कभी स्लिप डिस्क की परेशानी होगी। ऐसी कोई भी दवाई नहीं है, ऐसा कोई भी उपचार नहीं है जो मांसपेशियों में ताकत दे सके एक्सरसाइज के अलावा। सिर्फ हम एक्सरसाइज से ही मांसपेशियों में ताकत ला सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट, हेल्दी फूड से ही हम अपने शरीर को सेहतमंद बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल सी बीमारी है, चक्कर आते हैं,
लेट रहे हैं तो भी चक्कर आता है, खड़ा नहीं हुआ जाता, खड़े होते चक्कर आते हैं, तो क्या ये भी एक बीमारी है? देखिए, ये जो बीमारी है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जो बीमारी है उसका ही पार्ट है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बीमारी में नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, कोई भी नस दब जाती है वहाँ पे, तो उस नस के दबने के बाद से सारे न्यूरोलॉजिकल साइन शुरू हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल साइन में चक्कर आना, वोमिटिंग की फीलिंग होना, जी घबराना, गुस्सा ज़्यादा आना, किसी काम में मन ना लगना, ये सारी परेशानियाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के साथ ही शुरू हो जाती हैं, जिसका सर्वाइकल ट्रैक्शन एक अचूक उपचार है, जिससे ये परेशानी पूरी तरह ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, काफ़ी बीमारियों के बारे में बताया आपने दर्शकों को। आज एक दर्शकों को आप क्या सुझाव देंगे फिट और हेल्दी रहने के लिए? देखिए, मैं दर्शकों को सभी को ये सुझाव दूंगा कि जिस तरह हम दिन में लंच करते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, रात को डिनर करते हैं, उस तरीके से, उस प्रॉपर तरीके से हम अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज में भी कुछ ध्यान दें, और हमें 20+ के बाद ही एक रेगुलर योगा क्लासेस या जिम ज्वाइन करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। 40+ के बाद हमको वॉक करना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर फिट रह सके। एक्सरसाइज एक शरीर का बहुत उपयोगी पार्ट है, जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे डॉक्टर अमित पराशर, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर साहब ने आज काफ़ी कुछ जानकारियां दी, कई बीमारियों के बारे में बताया, उनसे बचने के उपाय बताए। ये आम बीमारियां जैसे कि चक्कर आना, पैरों में सुन्नपन रहना, ये भी एक बीमारी है। डॉक्टर साहब ने इनसे भी बचने के उपाय बताए, साथ ही बताया फिट और हेल्दी रहने के लिए कैसे इंसान को रहना चाहिए। फिट और हेल्दी रहने के लिए डॉक्टर साहब ने बताया नियमित व्यायाम करना चाहिए, खाने के बाद एकदम सोना नहीं चाहिए, खाने के बाद थोड़ी सी हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।